हेलो फ्रेंड्स, मैं आज आपको एमडीएस यूनिवर्सिटी बीएससी पार्ट थर्ड ईयर का पहले चैप्टर का क्लासिकल मैकेनिक्स की असफलता से शुरू करते हैं। क्लासिकल मैकेनिक्स क्या होती है? जो न्यूटनियन मैकेनिक्स होती है वही क्लासिकल मैकेनिक्स होती है। जो न्यूटन के नियम के आधार पर जिन प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जाता है, उनके जो सॉल्यूशन की जो विधि है वो क्लासिकल मैकेनिक्स पर आधारित होती है। हम ये देखते हैं कि कोई कार है, कोई मोटरसाइकिल है या कोई भी प्लेनेट है, उसकी वेलोसिटी क्या है, एसिलरेशन क्या है, उसका कितने टाइम बाद वो उस वेलोसिटी एसिलरेशन से चलते हुए कितने टाइम बाद किस स्थिति में होगा, ये सब जानकारियां हम न्यूटनियन मैकेनिक्स के आधार पर क्लासिकल मैकेनिक्स के द्वारा कर सकते हैं। परंतु क्लासिकल मैकेनिक्स कुछ जगहों पर असफल सिद्ध हुई। वैसे इसके नियम जो थे वो तो सही थे, अपनी जगह प्रमाणित थे, परंतु कुछ केसेस में क्लासिकल मैकेनिक्स असफल हुई। जैसे ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इनको समझाने में असफल रही। और जैसे टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड्स, रामन इफेक्ट, कॉम्पटन इफेक्ट, एक एटम स्पेक्ट्रल लाइन स्पेक्ट्रल होता है ना एटम का, लाइन स्पेक्ट्रल लाइन एटम, रेखीय स्पेक्ट्रम ऑफ एटम, परमाणु का रेखीय स्पेक्ट्रम, उसको समझाने में भी असफल रही। इस तरह से कई घटनाएं हैं जिनको समझाने में असफल रही। और माइक्रो फिजिकल सिस्टम के मोशन के बारे में, माइक्रो फिजिकल सिस्टम मतलब जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इनके जो मोशन होते हैं, माइक्रो फिजिकल सिस्टम, इनके मोशन को एक्सप्लेन करने में क्लासिकल मैकेनिक्स असफल सिद्ध हुई। जो मैक्रो फिजिकल सिस्टम है, जैसे कार है, एरोप्लेन है, ट्रेन है, इनके बारे में तो ये सफल रही, परंतु माइक्रो फिजिकल सिस्टम्स के मोशंस के एक्सप्लेन करने में ये क्लासिकल मैकेनिक्स असफल सिद्ध हुई। हमारे जो सिलेबस में है क्लासिकल मैकेनिक्स की असफलता, वो विन और रेले नियम्स को लेकर है। विन के जो नियम है, विन का नियम लघु तरंग दैर्ध्य के लिए सही सिद्ध हुआ, परंतु ब्लैक बॉडी रेडिएशन के स्पेक्ट्रम के आधे भाग को समझाने में असफल रहा। लघु तरंग दैर्ध्य के लिए, लघु तरंग दैर्ध्य मतलब अधिक आवर्ती के लिए वो सही साबित हुआ। ये मैंने पिछली क्लास में आपको बताया ही था। परंतु रेले जीन्स का नियम है, वो दीर्घ तरंग दैर्ध्य के लिए मतलब निम्न आवर्ती के लिए सही साबित हुआ, परंतु लघु तरंग दैर्ध्य के लिए अधिक आवर्ती के लिए असफल साबित हुआ। रेले जीन्स के नियम में अधिक आवर्ती के लिए पराबैंगनी विपद घटना में मिलती है, यह हमें देखने को मिलती है, अल्ट्रा वायलेट कैटास्ट्रोफी। तो वो घटना जो न्यू बराबर 0 पर, जैसे हमारे पास में रेले जीन्स में नियम में होता है यू न्यू डी न्यू बराबर 8 पाई न्यू स्क्वायर सी क्यूब डी न्यू, ये होता है हमारे पास में फार्मूला। ठीक है, अब न्यू को हम अगर इन्फिनेटिव कर दें तो हमारे पास में ऊर्जा घनत्व भी इन्फिनेटिव या फिर अधिक प्राप्त होता है। इसी को कहते हैं हमें अल्ट्रावायलेट कैटास्ट्रोफी। हम देखते हैं कि ग्राफ दोनों तरफ मैक्सिमम मिनिमम में कम होता है, परंतु ये अधिक आवर्ती पर इस तरह से जाता है। ये न्यू अधिक आवर्ती पर ये ऊपर की ओर जाता है, अनंत की ओर जाता है, ये नीचे की ओर नहीं आता, ग्राफ मुड़ता नहीं है। तो ये जो है असफलता हुई, इसको साबित करने के लिए, इसको सही करने के लिए मैक्स प्लांक ने अध्ययन किया। इस नियम को
सही करने के लिए, मतलब इसमें कुछ सुधार लाने के लिए मैक्स प्लांक ने अध्ययन किया। मैक्स प्लांक ने इन दोनों नियमों का गणितीय विश्लेषण किया, फिर उसने एक अपना सिद्धांत दिया जिसको हम क्वांटम सिद्धांत कहते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्लांक की क्वांटम परिकल्पना। इसमें क्वांटम ने ये कहा, मैक्स प्लांक ने ये कहा कि कृष्णिका की जो दीवारें होती हैं, ब्लैक बॉडी की जो दीवारें होती हैं, वो उसमें जो परमाणु स्थित होते हैं और उन परमाणुओं में जो इलेक्ट्रॉन वाइब्रेट करते हैं, वो नीचे की ऊर्जा स्तरों से ऊपर वाले ऊर्जा स्तरों में जाते हैं तो ऊर्जा का अवशोषण करते हैं, और हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल में आते हैं तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं। तो इस प्रकार से जो ऊर्जा का अवशोषण और उत्सर्जन करते हैं ये परमाणु दोलित्र, ये ऑसिलेटर, इलेक्ट्रॉन का ऑसिलेट करता है ना, इसलिए इसको परमाणु ऑसिलेटर बोलते हैं। तो ये जो दोलक ऊर्जा का उत्सर्जन और अवशोषण करते हैं, ये ऊर्जा की एक डिस्क्रीट मात्रा में करते हैं, विभक्त मात्रा होती है। डिस्क्रीट मात्रा मतलब एक पैकेट के रूप में होता है, जैसे बिस्कुट के पैकेट होते हैं ना, छोटे छोटे पार्ले जी के, ऐसे पैकेट के रूप में ऊर्जा होती है। और ये ऊर्जा एप्सिलॉन जीरो के पूर्ण गुणज के रूप में मानी, जैसे एप्सिलॉन जीरो, 2 एप्सिलॉन जीरो, 3 एप्सिलॉन जीरो, इस तरह से। और इस एप्सिलॉन जीरो का मान लिया एच न्यू। एच क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट। इसका मान होता है 6.62 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ठीक है। और न्यू आवर्ती होती है, फ्रीक्वेंसी। तो ये देखा कि ऊर्जा फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। ये इसने मूल सिद्धांत दिया। इसे ही क्वांटम का पहला सिद्धांत मानते हैं, यहीं से क्वांटम फिजिक्स का डेवलपमेंट हुआ। फिर इसके बाद में जो दूसरा हमारा टॉपिक आता है वो है प्लांक्स ऑसिलेटर की माध्य ऊर्जा। प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा। कृष्णिका में जो दोलक होते हैं, जो परमाणु होते हैं, उन्हीं को दोलक बोलते हैं, क्योंकि उनमें इलेक्ट्रॉन ऑसिलेट होता है। तो जो दोलक होते हैं उनकी जो ऊर्जा है उसको ज्ञात करने के लिए मैक्स प्लांक ने मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि प्लांक के अनुसार उन्होंने बताया कि निश्चित ताप T पर, नियत ताप T पर ये जो डिस्क्रीट ऊर्जा का मान होता है वो NH न्यू, उसके दोलकों की संख्या क्या होती है? दोलकों की संख्या NN, संख्या क्या होती है? A एक्सपोनेंशियल माइनस NH न्यू अपॉन KT। ये तो ऑसिलेटर्स की संख्या है मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार। K क्या है यहां? बोल्ट्जमान नियतांक। अब NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की ऊर्जा, NH न्यू ऊर्जा वाले दोलकों की ऊर्जा, ठीक है ना? तो ये हो जाएगी En बराबर NH न्यू
Nn। इसलिए कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा, Nn तो परमाणु की संख्या है और NH न्यू प्रत्येक परमाणु की ऊर्जा है, तो कुल ऊर्जा हो जाएगी दोलकों की NH न्यू ऊर्जा वालों की NH न्यू Nn गुणा हो जाएगा ना। अब ये कह रहा है कुल ऊर्जा कृष्णिका में दोलकों की कुल ऊर्जा, तो सिग्मा लग जाएगा, सिग्मा En, ये हो जाएगा सिग्मा NH न्यू Nn। कृष्णिका में दोलकों की कुल संख्या n बराबर सिग्मा n, Nn, ये कुल संख्या हो जाएगी, सिग्मा लग जाएगा बस, ठीक है। और औसत ऊर्जा कैसे निकालते हैं अपने, दोलकों की औसत ऊर्जा दोलकों की कुल ऊर्जा अपॉन दोलकों की कुल संख्या, कुल ऊर्जा अपॉन कुल संख्या। तो दोलकों की कुल ऊर्जा क्या हो जाएगी, औसत ऊर्जा क्या हो जाएगी, कुल ऊर्जा तो है सिग्मा NH न्यू Nn अपॉन कुल संख्या हो जाएगी सिग्मा Nn। ये हमारे पास में फार्मूला आ जाएगा। हम निकाल रहे हैं प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा। जो प्लांक ने जो कृष्णिका में जो परमाणु होते हैं उनको दोलक बताया, उसकी माध्य ऊर्जा हम निकाल रहे हैं। फिर इसने लिखा औसत ऊर्जा बराबर सिग्मा NH न्यू एक्सपांसन माइनस NH न्यू अपॉन KT अपॉन सिग्मा एक्सपांसन माइनस H न्यू अपॉन KT। ये आ जाएगा हमारे इस Nn का और इस Nn का मान, और माना x बराबर H न्यू अपॉन KT। तो हमारे पास में एवरेज एनर्जी आ जाएगी सिग्मा NH न्यू एक्सपांसन माइनस NX अपॉन सिग्मा एक्सपांसन माइनस NX, ये आ जाएगा। ये हमारे पास में एवरेज एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी। ये एस न्यू है, इसको भी KT का गुणा और भाग करके x में बदल सकते हैं। तो हमारे पास में एवरेज एनर्जी का मान आ जाएगा KT x सिग्मा n एक्सपांसन माइनस NX सिग्मा एक्सपांसन माइनस NX, ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी। यहाँ एस न्यू में KT का भाग लगाया और KT से गुणा करा, एस न्यू अपॉन KT को x लिख दिया और KT गुणा में आ गया और उसकी जगह x आ गया, ये हम लिख लेंगे। अब इसके बाद में
हम लिखेंगे डी बाई डी एक्स एक्सपांसन माइनस एन एक्स, इसका मान निकालेंगे। इसका मान क्या होगा, एस के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं तो माइनस एन गुणा में आ जाएगा, माइनस एन सिग्मा एक्सपांसन माइनस एन एक्स, ये हमारे पास में वैल्यू आती है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, इसको हम इसमें यूज करेंगे, एन एक्सपांसन माइनस एन एक्स। तो हम लिखेंगे के टी एक्स, एक माइनस यहाँ लगा देंगे, एक माइनस यहाँ, सिग्मा एन एक्सपांसन माइनस एन एक्स, ये हम अलग लिख देंगे, और इसको लिख देंगे सिग्मा एक्सपांसन माइनस एन एक्स। तो हम क्या लिख सकते हैं, माइनस के टी एक्स डी अपॉन डी एक्स, ठीक है, इस पूरे की जगह। और क्या लिख सकते हैं, सिग्मा एक्सपांसन माइनस एन एक्स, और नीचे क्या आ जाएगा, वही सिग्मा एक्सपांसन माइनस एन एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास में। अब हम जानते हैं सिग्मा एक्सपांसन माइनस एन एक्स का मान हम जानते हैं, e की घात माइनस एन एक्स का क्या होता है, 1 प्लस e की घात माइनस एक्स प्लस e की घात माइनस 2x प्लस, इस तरह चलता जाएगा। तो इसमें जो सार अनुपात है वो e की घात माइनस एक्स है। तो a अपॉन 1 माइनस आर हमारे पास फार्मूला होता है, एस इन्फिनिटी का होता है a अपॉन 1 माइनस आर। तो a की जगह तो 1 है, 1 माइनस आर की जगह आ जाएगा e की घात माइनस एक्स। तो ये मान आ जाएगा अपने सिग्मा एक्सपांसन माइनस एन एक्स का। अब हम निकालेंगे d अपॉन डी एक्स सिग्मा एक्सपांसन माइनस एन एक्स का मान। तो अपने लिखेंगे d अपॉन डी एक्स 1 माइनस e की घात माइनस एक्स माइनस 1, तो माइनस 1 गुणा में आएगा और इसमें से एक कम हो जाएगा, और इसके गुणा में क्या आएगा, इसका e की घात माइनस एक्स का e की घात माइनस एक्स ही होगा, और माइनस एक्स का क्या होगा, -1 हो आएगा, ये पता आएंगे, ये गुणा में आए दोनों। तो इस तरह से हमारे पास में 3 माइनस देंगे, 1 2 3, तो ये -1 आ जाएगा, और ऊपर आएगा e की घात माइनस एक्स, नीचे आ जाएगा 1 माइनस e की घात माइनस एक्स का स्क्वायर। ये हमारे पास में वैल्यू आ जाएगी इसकी। ठीक है, अब ये मान हम इसमें रखेंगे, ये एवरेज में, तो माइनस एक्स के टी, ये डी बाई डी एक्स का मान है, तो इसकी जगह तो आ जाएगा माइनस e की घात माइनस एक्स 1 माइनस e की घात माइनस एक्स का स्क्वायर, और नीचे क्या आ जाएगा, एक्सपांसन माइनस एन एक्स की जगह 1 अपॉन 1 माइनस e की घात माइनस एक्स, ये आ जाएगा। ठीक है, अब एक बार आप देख लो, ये तो सीरीज है 1 प्लस e की घात माइनस एक्स e की घात माइनस 2x, तो इसमें सारा अनुपात e की घात माइनस एक्स है, तो a अपॉन 1 माइनस आर, a अपॉन 1 माइनस आर, तो 1 अपॉन 1 माइनस e की घात माइनस एक्स, ये आ गया हमारे पास में। इसका अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो इसको ऊपर ले लेंगे, -1 घात में आ जाएगा, घात का करेंगे तो -1 गुणा में आ जाएगा, -1 में -1 कम हो जाएगा,
तो ये -2 बनेगा। और इसका करेंगे तो माइनस e की घात माइनस एक्स का e की घात माइनस एक्स ही आएगा, और माइनस एक्स का करेंगे तो -1 आ जाएगा। तो ये 3 माइनस आ गया हमारे पास, 1 2 3, तो ये माइनस बच जाएगा, और ये e की घात माइनस एक्स और ये 1 माइनस e की घात माइनस एक्स की घात 2 आ जाएगी नीचे। इस तरह से हमारे पास में ये मान हम इसकी जगह रख देंगे, और ये इसका मान ये इस नीचे हर में आ जाएगा। अब इसको सोल्व करना है। माइनस माइनस प्लस एक्स के टी e की घात माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e की घात माइनस एक्स का स्क्वायर गुणा 1 माइनस e की घात माइनस एक्स। तो ये एक कम हो जाएगी घात, इससे कट जाएगा, तो ई एवरेज आ जाएगा एक्स के टी e की घात माइनस एक्स अपॉन 1 माइनस e की घात माइनस एक्स। अब इसको हम e की घात x से गुणा कर देंगे ऊपर नीचे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स के टी अपॉन e की घात x माइनस 1। अब हम जानते हैं x की वैल्यू है एच न्यू अपॉन के टी, ये मान हम इसमें रख देंगे। तो एवरेज एनर्जी आ जाएगी दोलक की एच न्यू अपॉन के टी गुणा में ही एक्स की जगह मान रख दिया, e की घात एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास में आ जाएगा एच न्यू अपॉन e की घात एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। ये हमारे पास में दोलक की ऊर्जा आ जाएगी, माध्य ऊर्जा, प्लांक दोलकों की माध्य ऊर्जा आ जाएगी। अब हम मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार जो दोलक की माध्य ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो होती है केटी। तो वो ऊर्जा हम एच को 0 करके इससे प्राप्त कर सकते हैं। जैसे एच को अगर इसमें 0 करेंगे तो e की घात एच न्यू अपॉन के टी का मान हो जाएगा 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी। तो ये मान हम इसमें रख देंगे, तो एवरेज एनर्जी का मान आ जाएगा एच न्यू अपॉन 1 प्लस एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। 1 से 1 कट जाएगा तो आ जाएगा एच न्यू अपॉन के टी, एच न्यू से एच न्यू कट जाएगा तो ये आ जाएगा के टी। तो मैक्सवेल बोल्ट्जमान सांख्यिकी के अनुसार जो हमारे पास ऊर्जा संविभाजन के नियम के अनुसार जो दोलक की ऊर्जा आती है के टी, उसके बराबर हमारी ऊर्जा प्राप्त हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो प्लांक का नियम है, ये जो प्लांक की माध्य ऊर्जा है, ये s टेंस टू 0 पर चिरसम्मत सांख्यिकी का पालन करती है, चिरसम्मत सांख्यिकी का अनुसरण करती है। हम इसको न्यू की जगह हम इसको लैम्डा के रूप में भी लिख सकते हैं। जैसे न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा, तो ये मान अगर हम इसमें रख दें तो एवरेज एनर्जी का मान आ जाएगा एस सी अपॉन लैम्डा ई एस सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। इस तरह से भी हम लैम्डा के रूप में माध्य ऊर्जा निकाल सकते हैं, दोलक की माध्य ऊर्जा। अब तीसरा जो हमारा इसी से रिलेटेड टॉपिक है वो है प्लांक का विकिरण नियम, और अगली क्लास में हम प्लांक के विकिरण नियम का डिस्कशन करेंगे। विवेचन होता है ना, वो करेंगे, जिसमें रेले और उनके नियम हम ज्ञात करेंगे, विन के।
तीसरा है प्लांक का विकिरण नियम। प्लांक के अनुसार कृष्णिका से लैम्डा तथा लैम्डा प्लस डी लैम्डा के बीच तरंगदैर्घ्य परास में उत्सर्जित विकिरणों का ऊर्जा घनत्व क्या होता है? यू लैम्डा डी लैम्डा। ऊर्जा घनत्व क्या होता है? एन लैम्डा डी लैम्डा। ये तो दोलकों की संख्या है, इसको दोलकों की ऊर्जा से गुणा कर देंगे। प्रत्येक दोलक की ऊर्जा कितनी है? माध्य ऊर्जा ई बार। ये दोलकों की संख्या है या कंपन विधाओं की संख्या है, लैम्डा डी लैम्डा, और ये ऊर्जा है माध्य ऊर्जा। इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल ऊर्जा घनत्व आ जाएगा लैम्डा और लैम्डा डी प्लस डी लैम्डा तरंगदैर्घ्य परास में टोटल ऊर्जा घनत्व तरंगदैर्घ्य के रूप में। तो एन लैम्डा डी लैम्डा क्या है? दोलकों की संख्या या कंपन विधाओं की संख्या। ये कितनी आई थी पहले? 8 पाई अपॉन लैम्डा की घात 4 डी लैम्डा, और इसकी वैल्यू अभी अपने निकाली है। तो हमारे पास में लैम्डा की फॉर्म में विकिरण नियम क्या आ जाएगा? लैम्डा की फॉर्म में 8 पाई डी लैम्डा अपॉन लैम्डा की घात 4। ई का मान क्या है? अभी लिखा था लैम्डा के रूप में एच सी अपॉन लैम्डा ई की घात एच सी अपॉन लैम्डा के टी माइनस 1। ये हमारे पास में लैम्डा के रूप में विकिरण का नियम आ जाएगा। अब हम आगे ये तो लैम्डा के रूप में, लैम्डा की फॉर्म में प्लांक का विकिरण का नियम है। अब इसी को चेंज करेंगे आवर्ती परास में। न्यू तथा न्यू प्लस डी न्यू परास में ऊर्जा घनत्व यू न्यू डी न्यू बराबर एन न्यू डी न्यू औसत एनर्जी। ये जो मान है इसका मान हम लिखेंगे। तो एन न्यू डी न्यू का मतलब जो पहले जो हमारे पास में दोलकों की संख्या आई थी वो कितनी आई थी? 8 पाई न्यू स्क्वायर डी न्यू सी क्यू, ये आई थी ना। और ये एच न्यू माध्य एनर्जी न्यू के रूप में आई थी, एच न्यू अपॉन ई की घात एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। तो हमारे पास में प्लांक का विकिरण ला, प्लांक रेडिएशन ला आवर्ती के रूप में क्या आ जाएगा? 8 पाई न्यू क्यूब एच डी न्यू अपॉन सी क्यूब एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1 की घात में। ये हमारे पास में प्लांक रेडिएशन ला आ जाएगा फ्रीक्वेंसी के रूप में। ठीक है। अब इसकी अगली क्लास में हम प्लांक रेडिएशन लॉ का विवेचन करेंगे, डिस्कशन करेंगे, जिससे रेले नियम्स, विकिरण या प्लांक नियम ये सब ज्ञात करेंगे इस एक नियम से। तो हमने क्या देखा अभी? एक तो चिरसम्मत सांख्यिकी की असफलता देखी और एक प्लांक की क्वांटम परिकल्पना ज्ञात करी, जिसमें हमने बताया कि ऊर्जा एच न्यू का पूर्ण गुणज होती है। दूसरा हमने बताया दोलक की माध्य ऊर्जा निकाली, जिसको एच को 0 करके चिरसम्मत सांख्यिकी का अनुसरण कर रही थी। और लास्ट टॉपिक जो हमने किया वो प्लांक का रेडिएशन लॉ किया। फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ दोनों रूप में हमने प्लांक का रेडिएशन लॉ निकाला। ठीक है। अब आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब भी कीजिए प्लीज। थैंक्स।